हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर एस नायक लेक्चर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, क्लास 10th विज्ञान, ठीक है, क्लास 10th विज्ञान की ये वीडियो तैयार हो रही है, जिसमें से आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा और इसमें से आपका बायोलॉजी जो है कंप्लीट प्रश्न तैयार किया गया है इसमें, तो आप लोग इसको देखिएगा। पहला प्रश्न है, देखिए बायोलॉजी का, पाचन क्या है। बायोलॉजी का प्रश्न है, पाचन क्या है। मनुष्य में पाचन के प्रक्रम का वर्णन कीजिए। तो उत्तर आपको किस प्रकार इसमें लिखना है, पाचन हेडिंग बनानी रहेगी। तो इसमें देखिए, हमारे भोजन को छोटे छोटे में टुकड़े और जल में विलीन अणुओं में टूटने की क्रिया को ही पाचन कहते हैं, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर, मनुष्य में पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, आमाशय में सतत रूप से चलता है तथा छोटी आंत में पूर्ण हो जाता है। ते रहा पाचन की प्रक्रिया, ठीक है। अब आगे देखिए, हेडिंग बनाना है आपको, मुंह गुहा में पाचन, ठीक है। जिससे हम खाते हैं उसे हम कहेंगे मुंह गुहा, ठीक है। अब देखिए, इसमें मुंह गुहा में भोजन लार ग्रंथिया से स्रावित लार के साथ मिश्रित होते हैं। लार में जल वैद्युत अपघटन तथा लाइसोजाइम होते हैं और सेल्युलर एमाइलेज भोजन में उपस्थित स्टार्च के मल्टोस में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो स्टार्च यहाँ बनता है। फिर नेक्स्ट देखिए, जो आपका हेडिंग बनेगी, आमाशय में पाचन। तो इसमें रहेगा, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि या जठर रस की श्रावण करती है, जिनमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक एंजाइम तथा स्लेव्स होते हैं और माध्यम के अम्लीय, यानी कि किसके माध्यम से, हाइड्रोक्लोरिन के माध्यम से अम्लीय बनता है। और प्रोटीन पाचक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, जो प्रोटीन्स के पेंटोन्स में तोड़ता है, ठीक है। एंजाइम जो क्या करता है, प्रोटीन को पेंटोन्स में तोड़ देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, जठर जाइपेज वसाओं का पाचन करता है। जठर जो है जाइपेज वसाओं का पाचन करता है। अब इसके बाद फिर छोटी आंत में आता है हमारा जो भोजन, हमारा भोजन छोटी आंत में चला आता है। यहाँ पर देखिए, आमाशय में अर्धपचित भोजन जठर रस में मिश्रित ग्रहण से होकर छोटी आंत में प्रवेश करती है और छोटी आंत में काइम में 3 क्षारीय स्राव पित्त, अग्नाशी रस तथा अंतःस्रावी रस मिश्रित हो जाते हैं। अग्नाशी रस में एमाइलेज, ट्रिप्स तथा अग्नाशी लाइपेज होते हैं, जो क्रम से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन करते हैं। जो हमारी छोटी आंत है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन कर देते हैं, ठीक है। अब आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत हमारा क्या काम करती है, तो देखिए, बड़ी आंत में भोजन में उपस्थित जल अवशोषित हो जाता है तथा अपचित भोजन मल के रूप में मलाशय के एकत्र हो जाता है। मल पदार्थ गुदा द्वारा बाहित छेपी हो जाता है, ठीक है, वो बाहर निकल आता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी प्रश्न है आपका। तो देखिए, पोषण क्या है। पोषण क्या है, उदाहरण सहित स्वपोषी तथा विषमपोषी पोषण को समझाइए। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको तैयार करिए, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देखिए, पोषण आपको हेडिंग बनाना रहेगा। यहाँ पर देखिए, एक जीवधारी द्वारा पोषकों जैसे, यानी कि जितने भी सभी जीवधारी रहते हैं उनको ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा जब मिलेगी तभी वो जीवित रहेंगे, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा से, प्रोटीन से, खनिज से, विटामिन तथा जल से। इन सब से हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा जब हमें मिलती है तब हम जीवित रहते हैं, हर एक काम को कर सकते हैं। फिर देखिए, इसके बाद कहता है, इनके उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहते हैं, ठीक है। इनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे।
अब आपको बनाना है हेडिंग स्वपोषी। स्वपोषी में पोषण की इस विधि में जीवधारी अपने कार्बनिक भोजन का निर्माण परिवेश में उपस्थित अकार्बनिक कच्चे पदार्थों का प्रयोग करके करते हैं। यानी कि इसमें जो है स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे हम स्वपोषी कहेंगे। देखिए यहाँ पर हेडिंग रहेगी स्वपोषी का। स्वपोषी क्या है? पोषण की इस विधि में जीवधारी अपने कार्बनिक भोजन का निर्माण परिवेश में उपस्थित, ठीक है, कार्बनिक कच्चे पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। यानी कि जितने भी पर्यावरण में उपस्थित कार्बनिक कच्चे पदार्थ हैं उनका उपयोग करते ही हम उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पेड़ पौधों को प्रकाश से जब प्रकाश निकलता है तो पेड़ पौधे अपने सूर्य ग्रहण करते हैं, ठीक है, और जलवायु भी ग्रहण कर लेते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी यहाँ पर हेडिंग बनाना रहेगा आपको। तो इसमें क्या लिखना है? पोषण की इस विधि में जीवधारी अपने कार्बनिक भोजन का निर्माण परिवेश में उपस्थित, ठीक है, परिवेश में उपस्थित कार्बनिक कच्चे पदार्थों का प्रयोग करके करके करते हैं। इसे हम स्वपोषी कहते हैं। जैसे एक आंवला का पेड़ ले लीजिए। आंवला का पेड़ लेते ही जैसे उस पर जब प्रकाश पड़ता है तो उसकी जो पत्तियां रहती है हरी भरी रहती है। जैसे ही शाम होती है, दिन डूबता है, तभी उसकी पत्तियां सिकुड़ने लगती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हरे पेड़ पौधे रहेंगे। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से सूर्य के प्रकाश की सहायता से करते हैं। बता दिया ना कि सूर्य के प्रकाश से और जल से वो अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं। फिर आगे देखिए विषम परपोषी या तो परपोषी पोषण, ठीक है। इसके बारे में देखिए, पोषण की इस विधि में जीवधारी स्वपोषी द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को अंतर्ग्रहित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे परपोषी कहते हैं। यानी कि ये जो स्वपोषी होते हैं ना, परपोषी जो होते हैं ना, पोषण की किसी विधि की स्वपोषी द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थों को अंतर्ग्रहित, यानी कि अंतर्ग्रहित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं। परपोषी जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा मृतोपजीवी पोषण, ठीक है। अब इसमें देखिए मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण की इस विधि में जीवधारी अपने भोजन को सड़े गले कार्बनिक पदार्थ तथा मृत जंतु से प्राप्त करते हैं। यानी कि ये जो रहते हैं ना मृतोपजीवी पोषण, इसमें आपको क्या मिलेंगे? ये सड़े गले कार्बनिक, ठीक है, पदार्थ से मरे हुए ये सब जंतुओं से प्राप्त करके ही परपोषी अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। अब अगला जो है ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, ये दूसरे पर निर्भर रहते हैं परपोषी जो पोषण होता है। अब अगला नेक्स्ट देखिए जो आपका, अब देखिए अगला हेडिंग है उसी का, परजीवी पोषण। वे पोषण होते हैं कि इस विधि में एक जीवधारी अपना भोजन अन्य जीवधारियों के शरीर से बिना इसे मारे प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी कहते हैं। कह रहा है कि इस विधि में एक जीवधारी अपना भोजन अन्य जीवधारी के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करते हैं, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। अब देखिए जो तीसरा है आपका पूर्ण जंतु संपोषण। पूर्ण जंतु संपोषण, इसमें क्या है इसका मैं लिख दिया था, आप लोगों को इसको मत ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए, पोषण की इस विधि में जीवधारी कार्बनिक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और अंतर्ग्रहित भोजन का पाचन करके बाद में शरीर कोशिकाओं द्वारा अवशोषण करते हैं, इसे हम कहेंगे
पूर्ण जंतु संपोषण। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए, आक्सीय श्वसन तथा अनाक्सीय श्वसन में अंतर। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। अनसॉल्व पेपर आप लोग उठा लीजिए, उसमें कई बार पूछा गया है। तो इसमें देखिए, आक्सीय श्वसन, अनाक्सीय श्वसन। यहाँ पर आप लोगों इसी प्रकार से कॉलम बनाइएगा। फिर लिखना रहता है, जब अनाक्सीय देखते हैं, सॉरी आक्सीय श्वसन में ये ऑक्सीजन की उपस्थित में होते हैं। किस में उपस्थित होते हैं? ऑक्सीजन में उपस्थित होते हैं। जबकि अनाक्सीय जो है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। अब दूसरा जो है, आक्सीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, किसमें? आक्सीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि अनाक्सीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो तीसरा अंतर है, आक्सीय श्वसन में यह कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि अनाक्सीय श्वसन में कोशिका द्रव में होते हैं। किस में होते हैं? कोशिका द्रव में होते हैं। इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रियम होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफरेंस। इसके बाद देखिए आगे क्या है। आगे जो प्रश्न आपका है, वृक्कों से कौन सी ग्रंथियां संबंधित होती है? तो कौन सी ग्रंथियां संबंधित होती है? तो आपका हो जाएगा एंड्रिनल ग्रंथियां। ठीक है, एंड्रिनल ग्रंथियां आपको वृक्कों से संबंधित होती है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि अंतःस्रावित ग्रंथियां नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, अतएव ये अपने स्राव को रक्त से नियुक्त करती है। वृक्क में एंड्रिनल ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन जो आपका है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बनिए रहिएगा। जितना मैं बताऊंगा सब ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। पूरा मैं कंप्लीट बायोलॉजी का क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से आपको 100 में से 100 फंसेगा। ठीक है, ना तो 100 में से, ठीक है 100 में से ना तो आपका 70% आपका फंस जाएगा इसमें से। अभी एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपका डायग्राम रहेगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। डायग्राम वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम लेकर आएंगे उसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, अनुवर्तन कोशिका परिभाषित कीजिए। अनुवर्तन में विभिन्न प्रकार क्या है? ठीक है, तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। यहाँ पर हेडिंग बनाइएगा अनुवर्तन। तो इसमें है, बाह्य उद्दीपन में प्रति अनुक्रिया के कारण पादप अंग की दिशात्मक गति या अभिविन्यास अनुवर्तन कहलाता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलो हम समझाते हैं इसको। देखिए, बाह्य उद्दीपन जो होता है के प्रति अनुक्रिया करके कारण पादप माने पौधा, अंग की दिशात्मक गति या अभिविन्यास अनुवर्तन कहलाता है। यह पादप वृद्धि के कारण होता है। किसके कारण होता है? वृद्धि के कारण होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? आइए इसको देखते हैं। पहला जो आपका रहेगा हेडिंग, प्रकाश अनुवर्तन। इसमें आपको पादप भाग की प्रकाश की प्रति अनुक्रिया के कारण होने वाली गति प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। दूसरा आपका जो है हेडिंग, गुरुत्वानुवर्तन। यह पादप भाग में गुरुत्व के प्रति अनुक्रिया के कारण होने वाली गति गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अगला जो आपको बनेगा हेडिंग, रसायन अनुवर्तन। यह पादप भाग की रासायनिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कारण, किसके कारण? रासायनिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कारण होने वाली गति जो है रासायनिक अनुकृत कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको तैयार करिएगा। बायोलॉजी का जो है, बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान का ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से आपको टिप्पणी पूछ देगा। टिप्पणी तो 100% पूछेगा, तो आप लोग इसको तैयार करिए।
देखिए खंडन, पुरुद्र भवन, मुकुलन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, किस पर? खंडन पर, पुनरुद्ध भवन पर, मुकुलन पर, ये पर टिप्पणी लिखना रहेगा। तो आप लोगों को टिप्पणियाँ पूछ देगा तो आप लोग तैयार करिए। पहले देखिए खंडन की हम टिप्पणी लिख रहे हैं। तो ये एक कोशिकीय जीवधारी का दो या दो से अधिक पृथक पुत्री कोशिकाओं में विभाजित खंडन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद यह कह रहा है कि यह एक कोशिकीय जीवधारियों में जैसे ईस्ट, ठीक है, ईस्ट हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, तो ये आपका खंडनन है। ठीक है, इसके बाद देखिए पुनरुद्ध भवन, ये क्या है? पुनरुद्ध भवन, इसकी टिप्पणी है किसी जीवधारी के शरीर के काटे हुए भागों से, मतलब कटे हुए भागों से पुनः पूर्ण जीवधारी निर्मित होने से घटना को हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। जैसे हाइड्रा ले लीजिए, हाइड्रा ले लीजिए, प्लेनेरिया ले लीजिए। अब प्लेनेरिया अगर लेंगे तो उसको आप काटेंगे, ठीक है, ऐसे रहेगा प्लेनेरिया, तो आप उसको काटेंगे ऐसे ऐसे करके तो अलग अलग भागों में बट जाएगा, लेकिन फिर उसी प्रकार से वो अपना रूप धारण कर लेगा कुछ दिनों में। अगला जो आपका टिप्पणी मुकुलन, मुकुलन जो होता है जनन जीवधारी की अतिवृद्धि से नए जीवधारियों का निर्माण। जनन जीवधारी से अतिवृद्धि से नए जीवधारियों का निर्माण हम मुकुलन कहते हैं। मुकुलन जो कुछ प्रोटोजोआ जेंस, प्रोटोजोआ अक्स तथा कुछ जंतुओं जैसे हाइड्रा, ठीक है, साइफा आदि में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? कुछ तो प्रोटोजोअक्स तथा कुछ जंतुओं में, जैसे कि हाइड्रा में, साइफा में, ये पाया जाता है मुकुलन। अगला जो क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट, ये भी क्वेश्चन आप लोग इसको तैयार करिए। मनुष्य के लिंग निर्धारण की क्रिया विधि को समझाइए। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार पूछ चुका है तो इस बार भी आने का चांस रहेगा। आपका उत्तर जो मनुष्य में 46 यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 44 यानी कि 22 जोड़ी कायिकी गुणसूत्र कहलाते हैं तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र या हेटेरोसोम्स कहलाते हैं। हेटेरोसोम्स कहलाते हैं किसका? यहाँ से देखिए 2 यानी 1 जोड़ी जो होता है 1 जोड़ी लिंग का गुणसूत्र या हेटेरोसोम्स कहलाते हैं। द्विगुणित कोशिका में, ठीक है, द्विगुणित जो कोशिका में गुणसूत्रों की एक विशिष्ट समूह जीवधारी के लिंग का निर्धारण करता है। इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, मानव नर में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह विषम रूपी होते हैं। यह 2 प्रकार के युग्म बनाती है, आधे युग्मों को X गुणसूत्र तथा आधे युग्म को Y गुणसूत्र होते हैं। अतः नर को विषम युग्म माना जाता है। मानव मादा में XX, ठीक है, XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, अतः ये समरूपी होते हैं। कैसे होते हैं? समरूपी होते हैं। फिर मादा समान प्रकार के युग्म बनाती है, अतः मादा को समयुग्मी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट कह रहा है शिशु का लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है। शिशु जो होता है उसका लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है। आप कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। अगर वो सब थ्योरी नहीं लिखेंगे, आप स्ट्रक्चर बना देंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नर दर्शाना रहेगा, यहाँ मादा दर्शाना रहेगा। नर के जो होता है 44 जोड़ी होते हैं और इसमें भी 44 जोड़ी, इसमें XY है और इसमें XX है, तो यहाँ पर 22 जोड़ी हो गई युग्म और यहाँ पे 22 जोड़ी हो गई, तो यहाँ पर अलग अलग हो गए, 2 खंडों में बट गए, XY और यहाँ पर
वाई हो गया, ठीक है। यहाँ एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया। वैसे इसमें भी होता है, एक्स एक्स थे 2 जोड़ी, तो अलग अलग बट गए 22 जोड़ी में, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपना 44 जोड़ा कंप्लीट कर लेता है। किसके? यहाँ से एक्स बनता है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स एक्स मिलकर एक्स बन जाता है। और उसी प्रकार से यहाँ पर 22 जोड़ा था और यहाँ पर 22 जोड़ा था, तो एक्स वाई जो मिलकर बना हमारा 44 22 जोड़े, ठीक है। गुणसूत्र हो गया 44 गुणसूत्र इसमें हो गई। तो यहाँ पर एक्स वाई हो सकता, या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, सॉरी या तो नर हो सकता है, यहाँ तो नर हो गया, यहाँ आपका मादा हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर आपका नर हो गया, यहाँ पे आपका नर हो गया, यहाँ पे आपका मादा हो गया। या तो यहाँ हो सकता है आपका मादा, यहाँ पे मादा हो सकता है, यहाँ पे यहाँ नर हो सकता है। ये प्रक्रिया होगी तो होगी ज़रूर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मेडल के नियमों की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मेडल के नियम, ठीक है। मेडल के नियम की एक एक उदाहरण सहित व्याख्या करना रहेगा आपको। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोग उत्तर लिखिए। मेडल के नियम, हेडिंग बनाइए, फिर इसमें लिखना है मेडल ने उद्यान मटर पर किए गए संस्करण प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकता के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। जो मेडल थे उन्होंने मटर के पौधे पर आनुवंशिकता नियम प्रतिपादित किए थे। तो पहला जो नियम होता है हमारा प्रभाविता का नियम, दूसरा जो है पृथक्करण का नियम, और जो तीसरा नियम होता है स्वतंत्र अवयवी का नियम, ठीक है। अब इसको हम एक एक बारी बारी करके देखते हैं। देखिए प्रभाविकता का नियम जो होता है, इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधों, ठीक है, यानी कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले 2 पौधे, यानी कि वो पौधा कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, का संस्करण कराया जाता है, तब प्रथम संतानियां पीड़ित में एक लक्षण दिखाई देते हैं। जो अगली पीढ़ी आती है तो उसमें एक पीढ़ी लक्षण दिखाई देती है, तथा दूसरा लक्षण छिप जा रहता है, यानी जो दूसरा लक्षण आता है वो छिपा रह जाता है। ये हो गई प्रभाविता का नियम। आगे इसके देखिए, हम लोग देखते हैं आगे। देखिए तथा दिखाई देने वाला लक्षण अप्रभावित लक्षण कहलाता है। मैं बोल दिया था आपसे ने कि जो दिखाई देता है वो आपका अप्रभावित लक्षण होता है, जो दिखाई जो नहीं देता है उसे हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, उसमें अप्रभावित लक्षण नहीं होता है। अब जैसे आप देखिए उदाहरण में, जैसे व्याख्या इसका कर दिया हूँ, तो जब समयुग्मी लाल पुष्प, एक लाल पुष्प लेते हैं, उसको हम आर नाम देते हैं, वाले पौधों को सग्मजू सफ़ेद पुष्प क्या होगा? छोटा यार, स्मॉल आर वाले पौधे से संस्करण कराया जाता है। जब उसका संस्करण कराया जाता है तो यफ पीढ़ी के सभी पौधे लाल पुष्प आर, मतलब स्मॉल आर, और एक कैपिटल आर, यानी छोटा आर बड़ा आर में वाले होते हैं, तथा आर लाल रंग का तथा आर सफ़ेद रंग का जीन है। आर जो है प्रभावित जीन की उपस्थिति में आर सुप्त जीन अपने को व्यक्त नहीं कर पाता है, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा है नियम, स्वतंत्र अवयव का नियम, तो इसमें जो है 2 या 2 से अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीनों से जोड़े के जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मों में आ जाते हैं और निषेचन के समय युग्म आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं। इसे फलस्वरूप नए नए संयोग बनते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।